अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। नाउ फाइनली हम डेप्रिसिएशन के पास से पर्स तक आ गए। मैंने डेप्रिसिएशन का जो आसान सवाल है वो नहीं रखा इसमें। वो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत सारी जगहों से वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब आपको इतने मुश्किल ऑर्डर्स में से पढ़ा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इवेंचुअली लाइक दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू एक्चुअली एक्सरसाइज, आपको पढ़नी चाहिए। कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड कैलकुलेशंस, कुछ ऐसी कहानियाँ वो मैंने यहाँ सबसे पहले रखी हैं। शुरू में इनिशियली मैंने सबसे पहले मुश्किल पार्ट रखा है, ना कि ये कि रीजनेबली मैं आसान पार्ट रखता। तो एक मुश्किल पार्ट आपके पास जो है ना वो सबसे पहले आ रहा है। तो मैं ज़रा एक सेकंड देख लूँ। सब लोग यस डन। फजैर मेरी आवाज़ आ रही है, अलिशबा मेरी आवाज़ आ रही है, बिया मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? आवाज़ क्लियर है बॉस? डन। तो लिखा बिजनेस डेप्रिशिएटेड नॉन करंट एसेट्स। एक्सप्लेन व्हाई अ बिजनेस शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स व्हेन अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स. A business operates its non-current, yeah, depreciated non-current assets. Explain a business should comply with the following concepts. प्रूडेंस क्यों अप्लाई होना चाहिए सर? प्रूडेंस इसलिए अप्लाई होना चाहिए ताकि मैं यहाँ के मेंशन करता हूँ सर, एसेट्स शुड नेवर बी, मैंने लिखा एसेट्स शुड नेवर बी overstated and liabilities should never be understated. अच्छा, अब ये लाइबिलिटीज का ना इसका कोई काम नहीं है, मैंने बिला वजह लंबा किया है क्वेश्चन। लाइबिलिटीज का इससे बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ब्लू इसलिए कर दिया उसको, एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटी शुड नेवर बी अंडरस्टेटेड। आगे लिखेंगे एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस should be should be recorded. Estimated expenses should be recorded. फिर सर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में बताइए, अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताइए। रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करने के लिए नहीं, मैं बोलूंगा एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच कीजिए। मतलब सर एक्सपेंस ऑफ द ईयर, expense of the year should match the revenue of the year. Expense of the year should match the revenue of the year, irrespective of the expense has been paid or not. The expense has been paid or not. अगर एक्सपेंस पे नहीं हुआ बाबू तब भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। सही है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। लाइक आप इसको ऐसे खाली खाली नहीं जा सकते इसको छोड़ के। लाइक ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ लिखी है। अब उसको लेकर आगे देखते हैं। क्वेश्चन चेक करें सर। डन। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है टी लिमिटेड प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 30 जून। 30 जून को सर इनका अकाउंट प्रिपेयर होता है। इसका मतलब है इनका ईयर एंड जो होता है वो 30 जून को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 30 जून। आगे लिखा हुआ है सर आपके पास द फॉलोइंग बैलेंसेस वर आर अवेलेबल एट 30 जून 2017। ये जो इन्फॉर्मेशन है 30 जून 2017 की। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है सर, उसके आगे उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। ऑन जुलाई 1 2017 द कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ द मशीन व्हिच हैड बीन अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 20,000। फिर से पढ़ते हैं, कुछ नया हमेशा होगा। और से देखिए, लिखा अपन जुलाई 1 2017 द कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ, 1 जुलाई 2017 को। आपने पहले ही दिन, साल स्टार्ट होते ही, ये कमाल की बात है, नई बात कह रहा है। ये जो आपका नया साल स्टार्ट हुआ है 2017, इसके स्टार्ट में ही आपने पहले दिन ही एक व्हीकल है जिसकी नेटबुक वैल्यू 20,000 है, उसको आपने बाय किया था 1 जुलाई 2015 में। 15 का मतलब एक साल पहले जाइए तो 16 हो जाएगा, एक और साल पीछे चले जाइए तो 15 हो जाएगा। 2 साल हो गए इसको आपके पास। On October 1st 2017 the new machinery was purchased for 68,600 and paid by check। बच्चे ने तो एग्जाम देखा और एग्जाम की वैल्यूज में गुम हो गया। ये बड़ा मसला है।
जो सर ने सिखाया था वो सब भूल गया हूँ। जब पास पेपर देख के आपको ऐसा हो जाता है, क्या बताया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड्स और पॉलिसीज, मेथड्स एंड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट तो वो है, ये सब तो बाद में आएगा, पहले तो आपने ढूंढना ही है क्वेश्चन में मेथड क्या है। लिखा हुआ द कंपनी पॉलिसी टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी इज एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे बहुत कमाल की बात लिखी है, कैलकुलेटेड ऑन मंथ बाय मंथ बेसिस। मंथली हो गया ना सर, मंथली, हम तो सर ईयरली की प्रैक्टिस इतनी सोच सोच के आए थे, तो पहले दिन ही इसने मंथली दे दिया हमें। कोई घबराए मत, 4 लाइनों की तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ मसला होगा ही नहीं आपको, आपने बस दिमाग सही से लगाना। वो सुने क्या सर, लिखा हुआ 1 जुलाई को आपने मोटर व्हीकल डिस्पोज किए, 1 अक्टूबर को आपने मोटर व्हीकल बाय किए, ऐसे ही किया ना आपने। हियर वी गो। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला प्रोविजन का अकाउंट बना के दिखाओ। सर प्रोविजन का अकाउंट बना के दिखाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सुनिएगा। प्रोविजन का अकाउंट बनाना है ना, क्या बताया था मैंने आपको, प्रोविजन का अकाउंट बनाओ, सबसे पहले क्या बना दो, उसका फॉर्मेट। वेरी गुड सर, फॉर्मेट पे आ जाते हैं, ताकि हम सबसे पहले अपना मसला तो सॉल्व करें। सर मैंने यहाँ लिखा सर, ये जो ईयर होगा ना आपके पास, वो होगा सर 2017 से लेके 2018 तक का। मैंने यहाँ लिखा सर 2017 से लेके 2018 तक का। सर जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ आएगा सर सबसे पहले क्या चीज़, जुलाई। जुलाई की भी क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट। फिर जवाब दीजिए, जुलाई की फर्स्ट आएगी, तो आपका ईयर एंड कब होगा, आपका ईयर एंड होगा सर जून की 30 तारीख को। डिस्पोजल कब हुआ है, इत्तफाक है, आपने पहले दिन ही डिस्पोज कर दिया, तो जुलाई की फर्स्ट को आपने भेज दिया। और सर आपने यहाँ लिखा कि जून की 30th को सर आपके पास ईयर एंड हो गया। मैंने सर इसको यहाँ मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद सर मैंने यहाँ पे सारे सर इधर ये लगा दिए उसके फुटर्स, राइट। सुने सर, पहले आपने ये काम करना है, एंड हाउ डू आई प्लेस द वैल्यूज हियर, बैलेंस सी डी या बैलेंस बी डी। उसके बाद सर मैंने यहाँ क्या लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा सर, इनकम स्टेटमेंट। फिर सर मैंने यहाँ लिखा आके, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा आके डिस्पोजल। फिर मैंने यहाँ लिखा आके कि बैलेंस सी डी, सही है ना, ये यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी। बैलेंस ब्रॉड डाउन देखना है हमें, क्वेश्चन में मैं आया वापस सर, मैंने क्वेश्चन में आके बैलेंस ब्रॉड डाउन पिकअप किया, 48,700 का सर मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन है। सर मैंने यहाँ लिखा कि 48,700 का सर मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया, मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। हियर वी गो, टेक्निकल पार्ट, इज इट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यस। डायरेक्ट कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा या नेट बुक वैल्यू पे, नेट बुक वैल्यू पे, वेरी गुड। नेट बुक वैल्यू पे भी सर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मैं आपको कमाल की बात बताऊं, क्वेश्चन को पहले देखें, नेट बुक वैल्यू के हिसाब से जरा क्वेश्चन को देखिएगा, ये बताएं हम फंसते कहाँ हैं, देखें हम फंसते कहाँ हैं। सर मैंने एक सबसे पहले क्या किया, मैंने एक नेट बुक वैल्यू का ना एक अकाउंट बनाया, देखते जाइएगा, देखिएगा आपको कहीं ना कहीं चैलेंज नजर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। सर मैंने जब अकाउंट बनाया, मैंने यहाँ के लिखा बैलेंस ब्रॉड डाउन, और मैंने यहाँ लिखा कि नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू ओपनिंग तो इन दोनों को माइनस करके मिल जाएगी ना, जरा माइनस कीजिए, नेट बुक वैल्यू निकालिए। 174,300 माइनस 48,700, व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू, 125,600। सर ओपनिंग तो निकाल पाया मैं, सही। सर एडिशन भी क्या मैं निकाल सकता हूँ, सर एडिशन तो कोई मसला ही नहीं होता ना। एडिशन तो मैंने ये 68,600 की व्हीकल मैंने बाई किया, तो मैंने यहाँ लिखा 68,600, व्हीकल की वैल्यू भी आ गई, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बन रहा है। सर चेक करें, जो चीज आपने बेची है क्या उसकी नेट बुक वैल्यू गिवन है आपके पास, यस। तो सर मैंने यहाँ लिखा था जो चीज बेची है उसकी नेट बुक वैल्यू गिवन है। मैंने यहाँ के डिस्पोजल लिखा, तो डिस्पोजल में भी मैंने यहाँ क्या आके मेंशन कर दिया, 20,000। मेरा बड़ा बच्चों वाला सवाल ये है सर, सवाल मेरा ये सुने, क्या मैं इसकी सीडी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। ये तो क्या बेकार सवाल है, लेकिन फिर भी निकाल लीजिए। 174,200, सर इसकी जरूरत नहीं है वैसे, क्यों सर, ईयरली पॉलिसी नहीं है ना, ईयरली पॉलिसी होती तो सीडी पे अप्लाई कर देता तो क्या आ जाता, आईएस। अब नहीं आ सकता, अब इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये अकाउंट बनाना तो है, लेकिन इस पे अप्लाई डीआरटी करना है, डिस्पोजल एडिशन रिमेनिंग एसेट्स एंड टोटल, क्योंकि ये मंथली पॉलिसी है। मंथली पॉलिसी तो बगैर डीआरटी के हो ही नहीं सकती फिनिश, आ गई बात समझ में अभी है। सर अब इस पॉलिसी को मैंने यहाँ रख के यहाँ नीचे आपके बना के दिखाना है, सामने ही सामने। मैंने लिखा सर एक आपके पास क्या आएगा, डिस्पोजल, दूसरी चीज आपके पास क्या आएगी, एडिशन, फिर आपके पास क्या आएगा, रिमेनिंग एसेट्स, फिर क्या आएगा, टोटल। सर ऐसे ही ना बड़े अच्छा साफ सुथरे से स्टाइल से सर मैंने यहाँ पे आके लिखा सर एक प्रीवियस ईयर, एक मैंने क्या लिखा, करंट ईयर। देखिएगा मैं आके कहाँ फंसता हूँ,
क्वेश्चन में कोई ऐसी बात है जहां मैं आके फंस सकता हूँ। सर मैंने ए आर और टी को टोटल कर दिया, सही है, हियर आई गो, आई एम स्टक, यहां आके मैं फंसा। देखें स्टेप बाय स्टेप है, इन स्टेप्स को आपने याद रखना है। अगर आप ये स्टेप्स नहीं याद रखेंगे आप फंस जाएंगे। उल्टा सीधा जो दिल करा वो पहले सॉल्व कर लिया, तब तो आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगेगा इस क्वेश्चन में 15 मिनट के। 15 मिनट में क्वेश्चन करने के लिए आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, यार ये करना है मुझे। मेरी बात समझ आई? अभी आ गया आपके सामने, मैं स्टक हो गया, पूछो क्यों। अगर मुझे जो मशीन मैंने बेची है, जो मोटर व्हीकल मैंने बेची है, अगर मुझे उसकी कॉस्ट नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं उसका पीएफडी क्या आया था? मेरी बात समझ आ रही है? ये जो चीज मैंने 20,000 की बेची है, मुझे क्या पता उसकी कॉस्ट क्या है। और जब तक सर मैं किसी भी एसेट की, यहां लिखता हूं, जब तक सर मैं किसी भी एसेट की कॉस्ट ना निकाल सकूं, तो सर अगर कॉस्ट नहीं पता तो पीएफडी नहीं पता, अगर पीएफडी नहीं पता तो सर नेटबुक वैल्यू नहीं पता। क्वेश्चन कुछ हैरान कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नेटबुक वैल्यू रख लो, लेकिन नेटबुक वैल्यू बताइए उसने आपको कब की दी है, अभी की या 2 साल बाद की? उसने कहा कि सर नेटबुक वैल्यू अभी की रख लो, मगर ये एसेट आपने कब खरीदा है? 2 साल पहले। सुनिए अब मुझे जरा जवाब दीजिएगा, सर क्या अगर मुझे किसी तरह कॉस्ट मिल जाए, कॉस्ट मिल जाए, और अगर कॉस्ट पे मैं कहूं आपको रेट 20% है, 20% है, तो कॉस्ट से डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू में जाना हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? 80%, है ना? अगर 20% अप्लाई करता तो क्या आता? डेप्रिसिएशन। और अगर 20% डेप्रिसिएशन था तो 20% को माइनस करता तो क्या आता? 80%। 80% आपका क्या है सर? 80% आपकी क्या है? नेटबुक वैल्यू। याद है आपको, मैंने आपको डेप्रिसिएशन सिखाते हुए कहा था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 80% नेटबुक वैल्यू, उसका मल्टीप्लाई बाय 80% दूसरे साल की नेटबुक वैल्यू। याद आया? 80% नेटबुक वैल्यू आ गई। अब अगले साल क्या करूं? उसी नेटबुक वैल्यू को दोबारा कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 80% से, अगले साल की नेटबुक वैल्यू आ गई। ऐसा ही है ना भाई? मैंने एक चीज खरीदी 10,000 की, उसमें 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 2,000, बचा कितना? 8,000। अगले साल फिर उसका 20% कम हो गया, तो बचा कितना? 80%। बात आ रही है समझ में? 80% बचेगी अब वो वैल्यू। सर अगर एक साल 80% है, तो इसीलिए कहता था, जब पीछे जाके देखना रिकॉर्डिंग इसकी कि मैंने क्या बात की थी पीछे पीछे, माता ऐसे नहीं बोलता था। सर अब क्या करें? अब दोबारा 80%। क्यों सर? 2 साल गुजर चुके। 2 साल कहाँ हो गए सर? मैंने खरीदी है सर 2015 से लेके 2016 पहला साल, 2016 से लेके 2017 दूसरा साल, 17 के पहले दिन ही बेच दी, 1 जुलाई को बेच दी, तो 17 तो काउंट ही नहीं होगा, 17 18। अरे ये बात समझ में? 2 साल हो गए सर, 2 सालों के लिए मुझे उसको इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब अगर मैंने इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया तो सर मेरे पास सबसे पहले ये मुझे देखना है, गौर से देखिएगा सर, मेरे पास अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर से सुनिएगा, तो इसका मतलब है सर मैं यहां सामने लिखूं, कलर चेंज करके यहां लिख रहा हूं। सर अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालने जा रहा हूं तो मैं ये करूंगा कि मैं सर यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय कितना? 80%। फिर मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा सर? 80%। और सर इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? नेटबुक वैल्यू। तो नेटबुक वैल्यू मेरी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 20,000, राइट? 20,000 को पहले डिवाइड करेंगे 0.8 से, फिर डिवाइड कर देंगे 0.8 से। पहले 20,000 को आप डिवाइड करेंगे 0.8 से, फिर जो आंसर आएगा उसको भी डिवाइड कर देंगे 0.8 से। आंसर चेक कीजिए, कॉस्ट क्या आ रही है? 31250। आंसर आ रहा है सर 31250। सर जवाब दीजिए, जो आपको अभी चीज मिली है वो आपके लिए पीएफडी है या आपकी नेटबुक वैल्यू है? क्या है सर? ये ना पीएफडी है ना नेटबुक वैल्यू, बल्कि क्या है? कॉस्ट। सर कॉस्ट में से तो पीएफडी को माइनस किया जाएगा तो नेटबुक वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 31250, माइनस किया मैंने उसके अंदर से कितना? 20,000। तो जवाब दीजिए, अब जो मुझे रिजल्ट मिला वो मुझे रिजल्ट किसका मिला? पीएफडी। तो पीएफडी कितनी आ गई सर मेरे पास? 11,250। अब आपकी तरह अगर मैं बेवकूफ होता ना तो मैं अपनी बात को मान भी लेता और जान छोड़ा लेता। मैं आपको कमाल बताऊं, चेक कैसे करते हैं, चेक करके देखें, कैलकुलेटर खोलें, चेक करें ना यार। आपने आंसर निकाल लिया तो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 31,250 को मल्टीप्लाई करें 20% से, लिख लें पहले साल का डेप्रिसिएशन। कॉस्ट नहीं थी ना पहले, तो ये निकाल नहीं सकते थे। पहले साल का आंसर आ गया 31,250 में से 6,250 जो भी आया उसे माइनस कर दीजिए, जो भी आया आंसर भी आपने लिखा है, जो बचा उसका फिर 20% निकाल दीजिए। क्या आंसर आया? लिख दीजिए। 5,000 और पिछला वाला डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए, सामने लिखा हुआ है, निकाल लिया हमने।
वेरीफाई भी किया हमने कि ऐसा ही आ रहा था। बात समझ में आई? गुड न्यूज है, आ गया आपको ये, आ गई बात समझ में? अब जवाब दो सर। फिर प्रीवियस ईयर्स का जो डिस्पोजल है वो कितना है? 11,250। सर इस साल का कहाँ गया बेटा? इस साल तो पहले दिन ही भेज दिया। तो सर टोटल क्या हो गया आपके पास? 11,250। एडिशन में आ जाए, एडिशन कमाल का है। एडिशन कह रहा है 68,800, मगर कब? अक्टूबर 1। तो इसका मतलब है सर इस साल 68,600 पे आप क्या अप्लाई करेंगे? -0 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे सर? 25%। आंसर बताइए क्या आ रहा है? आंसर बताइए क्या आ रहा है? 68,600 इंटू 25%। 25 पे 20 है, 20 है सर, सॉरी 20% है। आंसर बताइए कितना? सर 13,700 तो पूरे साल का हो गया। जवाब दीजिए, पूरा चाहिए या अक्टूबर से जून? अक्टूबर से जून। अक्टूबर का मतलब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने हो गए सर? 8 या 9? 9, 9 मंथ्स। सर मल्टीप्लाई बाय 9/12, 9 मंथ्स। आंसर निकालिए। 10,290। दोबारा क्या आ रहा है? 13,000, 13,720 मल्टीप्लाई बाय 9/12। 10,290। 10,290, 10,290। सर यहाँ आके मेंशन क्या करेंगे रिमेनिंग एसेट्स में? आप ये रिमेनिंग में या एडिशन में? एडिशन में 10,290 लिख देंगे। अब मेरा सवाल है सर, रिमेनिंग एसेट के लिए मुझे कॉस्ट का अकाउंट चाहिए या नेट बुक वैल्यू का? नेट बुक वैल्यू का। सर रिमेनिंग एसेट्स कैसे निकलते हैं? जब आप ब्रॉड डाउन में से किसको माइनस करते हैं? डिस्पोजल को। तो सर 125,600 में से 20,000 को क्या कर दीजिए? माइनस। बिल्कुल सही है सर। सर इनको मैंने माइनस किया, क्या आंसर आया? 10560। 105 नहीं नहीं, फिर से निकालें। 105 क्यों है? अच्छा 105,600 होगा। 105,600 सर, ये आंसर आ गया। इसके ऊपर सर आप अप्लाई कर देंगे 20%। अप्लाई कीजिए 20%। 212 सर अब करंट ईयर को ऐड कर लीजिए। देखिए मैंने तमीज से साफ सुथरी वर्किंग बिल्कुल सामने की पेपर के। 31410 राइट। क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट हो गया ये। सर जरा इसको थोड़ी देर के लिए ना आपने करना ही है। आप जब घर जाएंगे आप इसे पास पेपर को दोबारा निकालेंगे, आप इसी पास पेपर को दोबारा करने की कोशिश करेंगे सॉल्व। ये सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फिक्स करने। इस साल का डेप्रीसिएशन कितना है? 31410। टोटल डेप्रीसिएशन डिस्पोजल का कितना है? 11250। अब मैं आया सर कहाँ? मैं आया सर अपनी इस वैल्यूज के ऊपर। मैंने लिखा सर वैल्यू क्या आ रही है? 31420 शायद, नहीं 31410। इसकी वैल्यू कितनी आई सर मेरे पास? 11250। ये आंसर आ गया मेरे पास। डन। अब सर आपने इसमें क्या रखना है? अब सर आप इन दोनों वैल्यूज को इसमें क्या करेंगे? प्लस, उसमें से 11250 को क्या कर देंगे? माइनस। आंसर निकाल लीजिए। आपसे सामने ये किया था रिवर्सल का कैलकुलेशन कैसे करे थे? 2 साल बाद किसी चीज की नेट बुक वैल्यू ये है, सामने देखो। तो उसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता। पहले साल के एंड पे उसकी डेप्रीसिएशन 80, अगले साल के एंड पे उसकी डेप्रीसिएशन के बाद उसकी वैल्यू 80%। अगर 20% किसी चीज को रिड्यूस करोगे तो बचेगी कितनी? 100 रुपए का 80% कितना होता है? 80 रुपीज। 80 रुपीज का 80% कितना होता है? 64। आई बात समझ में? तो कॉस्ट का 80% बच गया, फिर जो आंसर आया उसका 80% बच गया, तो जो बच गया वो ये निकला। डिवाइड किया ना बेटा 20,000। मैथ्स है बेटा, मैथ्स तो मैं नहीं सिखा रहा ना। 0.8 इंटू 0.8, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड हो रहा है। इस वाले का था दूसरे तरीके से आया था डबल चेक करने के लिए। जब इसका आंसर आ गया तो इसका आंसर आ गया 31250 आ गया। इस पे पहले साल का 20% अप्लाई करो, पहले साल का आंसर निकालो। 6250 पहले साल का आंसर आ गया 6250। अगले साल कैसे आएगा? 31250 माइनस करेंगे 6250, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20% से। अब आंसर बताओ। 5000। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस। आंसर आएगा 11250। 2 सालों की डेप्रीसिएशन प्लस करें, ये आंसर बनेगा, तो 2 सालों का आंसर भी ये बनना चाहिए। ठीक है, डन। आंसर निकालो। बैलेंस शीट सोच रहा है ना वो।
12 क्वेश्चंस के बाद। हाँ बोले 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 68860 68860। मैं पहली क्लास से ये बातें बोल रहा हूँ बार बार, ये सब एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, राइट सर। ये आंसर आ गया इसका 68660। ठीक हो गया, डन। अब ये वर्किंग का स्पेस था, वो जो ऊपर मैंने वर्किंग की है वो आपको यहाँ फिक्स करनी थी। मैंने वहाँ सामने इसलिए की क्योंकि स्क्रीन पे सामने डेटा है। आप इससे रिकॉल करना चाहें तो अब ये रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, आप इससे रिकॉल कर सकते हैं। अब पढ़ें। रादर देन पेइंग इमीडिएटली। देखो यार एक बात बताऊं, ये भी तो देखो मार्क्स कितने, 15 में से 8 मार्क्स तो इस काम के। ठीक नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे मार्क्स। सर लिखा हुआ आपके पास, रादर देन पेइंग इमीडिएटली द कंपनी हैड एन ऑप्शन टू पे इन फुल द न्यू मशीन 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आपको कह रहा है आप अभी ना पे करें इमीडिएटली, बल्कि आप क्या करें, कंपनी हैड एन ऑप्शन टू पे इन फुल फॉर द न्यू मशीनरी 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आज नहीं 15 महीने बाद पे कर दो। पहली बात तो ये कि सर ये क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ 3 मार्क्स के लिए। लिखा हुआ एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 18 की बात हो रही है। पेइंग फॉर द मशीन 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आज के बाद जब जाके करेंगे तो जवाब दें, कोई फर्क पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इनकम स्टेटमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप यहाँ से 18 महीने बाद भी करें तब भी क्या आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे? यस, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट चाहे आप 18 महीने बाद करें या आज पैसे दें, प्रॉफिट तो आपका सेम आएगा, सेम आएगा ना। तो इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उस पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैश आपके पास से इमीडिएटली नहीं जाएगा, कैश आपके पास से कब जाएगा? 15 महीने के बाद। तो आपकी लिक्विडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं बोलूंगा नहीं। ना बिजनेस की लिक्विडिटी पे कोई फर्क पड़ेगा और ना बिजनेस की किस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना बिजनेस की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, एक जगह फर्क पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी सर। तो उससे तो बिजनेस की लिक्विडिटी खराब होगी, तो कैश तो नहीं कम होगा ना। कैश भी कम नहीं हुआ, आपका एसेट भी आ गया, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर आपका हो सकता है रेवेन्यू बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए तो आपके पैसे पे ऑफ करने 3 मार्क्स बस बहुत है। मेरी बात समझ में? पहले तो आपने ये बताना है सर मैं चाहे पैसे दे के खरीदूं या बाद में पैसे दूं 15 महीने बाद। डेप्रीसिएशन तो सेम है, डेप्रीसिएशन सेम है, इसका मतलब है प्रॉफिट पर देयर इज नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी सेम। हाँ, व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यस माय लायबिलिटी विल इंक्रीज बट साइमल्टेनियसली मेरा एसेट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया? जीरो, कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये फर्क जरूर पड़ेगा, कैश फौरन नहीं जाएगा, कैश जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो कैश आपके पास ये बताना पड़ेगा ना, हाउएवर कैश विल रिमेन विद अस, कैश आउटफ्लो नहीं होगा। आ गई बात समझ में? हाँ जी सर एसेट अंडरस्टेट नहीं हो जाएगा? अंडरस्टेट, अंडरस्टेट कहाँ से? एसेट तो आया आपके पास, वो कह रहा है आपके पास मशीनरी आ गई। एसेट आया है तो उसको हम लोग अभी अपने पास बुक्स में एंटर नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अंडरस्टेट क्यों कर रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। अंडरस्टेट तो उस वक्त आता जब आप लिखते नहीं। वो कह रहा है आपके पास एसेट आ गया, आपने कैश नहीं दिया तो एसेट तो बढ़ गया ना आपका, लायबिलिटी भी बढ़ गई और एसेट भी बढ़ गया। एसेट को डेबिट किया, लायबिलिटी को क्रेडिट किया, सही है ना? ओके सर, गॉट इट। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एफए लिमिटेड। एग्जामिनर्स का क्या पूरे शहर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और बंदा ये करा रहा होता। ये उसी क्वेश्चन का रेप्लिका है, बस थोड़ा आसान, जरा सा स्लाइटली थोड़ा सा चेंज, बस वही है। अब देखें आपको एक ही जैसे अंदाज से पास पेपर के रिसेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मोटर व्हीकल की वैल्यू गिवन है, मोटर व्हीकल फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ऑल द कंपनीज मोटर व्हीकल हैड बीन परचेज्ड ऑन January 1st, 2014. On July 1st, 2016, the new motor vehicle was purchased for 48,000. 48,000 का आपने खरीदा। The cost was settled by the check payment of 28,000. फिर से पढ़ो, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया है, आज फिर करा रहा हूँ। Cost was settled by the check payment of 28,000. आपने कोई चीज खरीदी 48,000 की है, चेक पे किया 48 का। अब मैं आज आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो सुनिएगा। सर आपको कभी भी किसी भी एसेट की कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालनी हो, इक्वल्स टू आप लिखेंगे सर आपने पार्ट पेमेंट क्या की, जो भी आपने पार्ट पेमेंट की है, पार्ट पेमेंट प्लस आपने एक्सचेंज वैल्यू कितनी दी, इससे निकलता है सर आपकी कॉस्ट। अब इसको इधर उधर कर लीजिएगा, जवाब दें। कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर व्हीकल गिवन है, यस सर, कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर व्हीकल कितने की गिवन है? 48,000। पार्ट पेमेंट कितनी की आपने सर? 28,000। मैंने कहा सर 28,000 की पार्ट पेमेंट है, 48 में से 28 निकाल दीजिए सर, एक्सचेंज वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? तो उसका मतलब है
पुराना एसेट आपने कितने का दिया है? 20,000 का, ये बात कह रहा है वो। ये ऊपर मैंने जो लिखा है ये इसका फॉर्मूला है। पार्ट पेमेंट आप कितनी करते हैं? आप क्रेडिट पे भी कर सकते हैं पार्ट पेमेंट, जरूरी नहीं है कि आपने फॉरेन कैश दिया हो। पार्ट पेमेंट थ्रू क्रेडिट भी तो हो सकता है ना, बाद में देंगे, ये भी कह सकता है वो। बल्कि कहा है पीछे क्वेश्चन फेरारी वाला, फेरारी एंड को वाला, उसमें यही हुआ है। क्या लिखा हुआ आगे आपके पास? जुलाई 1 को आप क्या करने गए? जुलाई 1 को 2016 का न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज फॉर 48,000। द कॉस्ट वाज सेटल्ड बाय द चेक पेमेंट ऑफ 28,000। द बैलेंस ऑफ द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल। द व्हीकल दैट वाज पार्ट एक्सचेंज हैड अ कॉस्ट ऑफ 36,000। जो चीज आपने पार्ट एक्सचेंज की है वो 36 की थी, और आपने दी कितने की है? 20 की। 20 की दी। अब याद रखिएगा, कुछ इसके बारे में कुछ सोचना है। The company policy is to depreciate 20%, 25% using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the year of sale. सर आपने जो भी मोटर व्हीकल बाय किया है वो जनवरी 1 2014 को जो है वो आपने बाय किया, और आपकी बुक्स जो है जनवरी 1 2016 की बात कर रही है। तो 16 से 15 से 16, या कह लेते हैं 14 से 15 और 15 से 16, यही 2 साल बनते हैं मैक्सिमम। लेकिन फिर से सर पढ़ते हैं, जुलाई 1 को ही आपने न्यू मोटर व्हीकल जो है ना वो उठा के एक्सचेंज कर दिया फॉर 48,000। कब? जुलाई 1 को ही। अब तमाम व्हीकल अगर आपने जनवरी 1 2014 को ही खरीदी थी, जनवरी 1 को खरीदी थी, तो जवाब दीजिए सर अब पहला साल मेरा कौन सा बनेगा? पहला साल मेरा बनेगा सर 2000 एंड कौन सा? 14। तो 2014 मेरा पहला साल है। क्यों सर? जनवरी से ईयर स्टार्ट हुआ, दिसंबर में एंड हो गया। दूसरा साल मेरा कौन सा है सर? दूसरा साल है मेरा 2015। ईयर कब से स्टार्ट हुआ? जनवरी से, एंड कब हो गया? दिसंबर में। आ रही है मेरी बात समझ में? लिखा है सर, अब गौर से सुनिएगा, लिखा है सर फुल ईयर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं इस टाइम में। अब एक मेरा बड़ा मासूमाना सवाल, क्या क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है? यस सर, ये तो बड़ा आसान सवाल है। क्यों सर? 36,000 के ऊपर मैंने लिखा सर 36,000 के ऊपर पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू से निकलेगी? 25% से। आंसर निकालिए पहले साल का। वो सब करते हैं, पहले तो इसको भी सॉल्व भी कर लें साथ साथ। 36,000 इंटू 25%, क्या आएगा? पहले साल का आंसर आ गया 9,000। ये कौन सा साल का है? ये 2014 का आंसर है। अब कौन सा आंसर चाहिए? 15 का। तो सर क्या करूंगा? 36,000 में से 9,000 को माइनस करूंगा। जवाब दीजिए, आंसर निकालिए। 27 इंटू 25%, यानी इसका 75% है ना? हाँ, इतना क्यों सोचा, डायरेक्ट 75% करें, आंसर आ जाएगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन 36 इंटू 25%, दूसरे साल का आंसर इंटू 75%। क्यों? क्योंकि ये फुल ईयर्स पॉलिसी है। क्या आंसर आ रहा है सर? 6750। ये आंसर आ गया, दोनों को ऐड कर लीजिए। ये टोटल डेप्रिसिएशन है आज तक इस पर 15750। अब मेरा सवाल है 36,000 वाली चीज के ऊपर जिसपे आपने डेप्रिसिएशन 15750 चार्ज किया हुआ है, आंसर निकालिए क्या आ रहा है? 20,250। सर 20,250 वाली चीज को आपने 20,000 का बेच दिया, 900 हो गया ना सर। कुछ कुछ काम तो हम बड़े जल्दी जल्दी और आराम आराम से कर सकते हैं। जल्दी जल्दी और आराम आराम से, मतलब टेंशन नहीं है। ये आ गया सर इसका आंसर। ये वर्किंग मैंने कर दी यहाँ पे, आप इसको दोबारा से रिव्यू भी कर लेना। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है सर कुछ अकाउंट बना के दिखाइए, कर ली ना वर्किंग। अब कह रहा है क्वेश्चन कुछ अकाउंट बना के दिखाइए। लिसन दिस, डेट भी डालना नहीं है, लेकिन गुड न्यूज है, डेट नहीं डालनी। फातिमा डेट नहीं डालनी, डेट नहीं डालनी, बहुत बड़ा मसला हल हो गया। अगर ये मसला हल हो गया जनाब, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आके? बैंक। जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू कितनी है सर? बैलेंस ब्रॉट डाउन सर मैंने यहाँ के लिखा 1,24,000। सर मैंने यहाँ लिखा आके वैल्यू आ गई आपकी 1,24,000। एडिशन कितने का किया है मैंने? सर एडिशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एडिशन मैंने किया है सर 48,000 का। तो सर मैंने यहाँ लिखा, मैंने सर एडिशन किया। मगर सुने, क्या पूरा का पूरा बैंक से पे हुआ? नहीं सर, बैंक से पे हुआ 28,000। एक्सचेंज कितने का हुआ सर? अब हुई पूरी वैल्यू। ये बस ये गलती मत कीजिएगा, दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हुआ हुआ। मैंने एक्चुअली 48,000 की चीज बाई की है, मगर स्प्लिटेड। डन। फिर हाँ एक कटता, लेकिन ये सही है, कटवाओ क्यों भाई? सर फिर यहाँ देखें लिखा हुआ है डिस्पोजल। सर यहाँ लिखेंगे डिस्पोजल। जिस चीज को डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट भी गिवन क्वेश्चन में 36,000। सर माइनस करके इसका बैलेंस शीट ही निकाल लीजिए। सर देखिए डेट्स नहीं है, आसान है क्वेश्चन, सीधा सीधा। हाँ पेपर ही है भाई। एग्जामिनर खुश था, बच्चों से खुश था, बेगम से खुश था। ये पेपर बनाया उसने। सुबह सुबह बेगम से लड़ाई होती, वो डेट डाल देता है इसमें। 1 लाख
36,000, 1,36,000 सर आपकी वैल्यू आ गई। अब मैं गया सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जब मैं अकाउंट बनाने गया, मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए, मैंने लिखा 54,250। मैं यहाँ आया सर नीचे, यहाँ के सर मैंने इसकी वैल्यू लिखी सर, बैलेंस बीडी मेरे पास कितना आएगा 54,250। चेक करें 450 है 250 है, फातिमा चेक करें 54,250। अब जवाब दो इन्हें, इधर मैंने नहीं क्या क्या लिखना है, यहाँ मैंने लिखना है कि इनकम स्टेटमेंट। सर मैंने यहाँ मेंशन किया इनकम स्टेटमेंट, फिर यहाँ क्या मेंशन करूंगा पीएफडी। पीएफडी मेंशन करूंगा तो सर यहाँ पीएफडी मेंशन करूंगा। बोलो ना यार, बोल तो रहो, सही से जोर से बोलो, क्या लिखेंगे सर डिस्पोजल, यहाँ पे डिस्पोजल आएगा। सही है सर। अब स्टार्ट लेते हैं सर, अब जरा गौर से सुने, मंथली पॉलिसी है ईयरली पॉलिसी है? मंथली ईयरली? ईयरली। कौन सी पॉलिसी है? ईयरली। सर ईयरली पॉलिसी है तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ना सर। ईयरली पॉलिसी का मतलब है सर नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाओ, सीडी पे अप्लाई कर दो। सर अब नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाते हैं, पहले तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कीजिए। 1,24,000 माइनस 54,250, 69,750। सर जवाब दीजिए, एडिशन कितने का हुआ है आपका? 48,000 का। डिस्पोजल कितने की हुई है सर? ये आया सवाल, ये है इंपॉर्टेंट सवाल। सर डिस्पोजल एक्चुअली हुई है 36,000 वाली मशीन की, लेकिन 36,000 वाली मशीन के ऊपर अब तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज है? 15,750। तो यहाँ लिखे हैं सर 36,000 वाली चीज के ऊपर 15,750 चार्ज है, तो उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है सर? 20,250। सर जवाब दीजिए, यहाँ क्या लिखूंगा? 20,250। क्यों? क्योंकि सर नेटबुक वैल्यू अकाउंट है, यहाँ डिस्पोजल आएगा, लिख दें। डिस्पोजल का अकाउंट है तो डिस्पोजल लिखूंगा, कॉस्ट नहीं लिख सकता। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इस वैल्यू को आप इसमें से क्या कर दें? माइनस। सर जब माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। आंसर आएगा सर इसका बैलेंस सीडी। BD 48,000 ना, आपने जो एडिशन किया हुआ है 48 का किया हुआ है। आंसर बताइए। 97,500, 97,500। सर इसको मल्टीप्लाई पे आप कितने परसेंट कर देंगे? 25%। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपका IS। आंसर निकाल लीजिए 24,375। तो सर ये जो 24,375 आपका आंसर आया है, बेसिकली आप इसको निकालेंगे, ले जाके यहाँ लिखेंगे 24,375। इसका आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं। आंसर क्या निकाल चुके हैं? 15,750। सर इसका आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं 15,750, पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन। सर इन दोनों को आप क्या करेंगे? आपस में प्लस करने के बाद आप 15,750 को माइनस कर देंगे। सर जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास एक फाइनल आंसर आएगा। सिक्स टू एट सेवन फाइव। तरीकों को याद रखिएगा, सिचुएशन क्या कहता है याद रखिएगा, तब आप इन सारे क्वेश्चंस को ना इवेंचुअली सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। डन? एक क्वेश्चन है पूछें। सर, इसमें ये इजी ना होता कि हम लोग जो कॉस्ट का हमें बैलेंस गिवन है उसमें से डिस्पोजल माइनस कर देते और पीएफडी में से भी जो डिस्पोजल का पीएफडी है वो माइनस कर देते, नेटबुक वैल्यू सही हो गया अयान, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हर दफा हर क्वेश्चन के लिए नई चीज सोचेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना बॉय, बात समझे? बट अगर आता हो ये इजीली समझ आ जाए तो हाँ करें, क्यों ना करें। चलें, अब मेरी बात सुने सर, यहाँ तक आपने काम कर लिया, वर्किंग का एरिया आ गया, डेटा इसका जो है वो लिखिएगा, वो कर लीजिएगा। अब सुने सर, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। बस इस क्वेश्चन के अंदर मैं लेकिन आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ मैं आपको एक बात समझा के क्लास ओवर कर दूंगा, बाकी बिल आपकी कैलकुलेशन। इसमें रिवर्स भी कैलकुलेट 2 सालों तक नहीं करना, कॉस्ट से नेटबुक वैल्यू एक ही साल जाना है बस पीछे। तो ये तो बहुत आसान है, यानी 80 इंटू 80 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट 80 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। वो बात की। क्वेश्चन को जरा देखते हैं सर। ही बटलर ऑपरेट्स अ स्मॉल बिजनेस, ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 जुलाई 2016। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000, देयर वाज अ लॉस ऑन डिस्पोजल। वाओ सर, मशीन वाज सोल्ड फॉर, जिन्होंने मेरा लेक्चर गौर से सुना हुआ है वो समझ जाएंगे ये सेल प्रोसीड है, सेल प्रोसीड है। और सर वो ये भी समझ जाएंगे ये क्या है,
द मशीन हैड बीन परचेज ऑन 28 मई 2016, एक साल पहले खरीदी है। सर ये कैसे पता आपको? 31 जुलाई 2016 की बात हो रही है ना। 28 मई 2016 को खरीदी गई है। 28 मई 2016, 28 मई का मतलब है 15 से 16 में खरीदी है। 28 मई 2016 का मतलब है 15 से 16 में खरीदी है। और ये जो ईयर है आपका, ये है सर आपका 17, 16 से 17, तो एक साल ही हुआ है इसको खरीदे हुए। लेकिन जो बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई, एग्जामिनर है वो, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। कॉस्ट माइनस क्या, पीएफडी इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। मेरा मसला हल नहीं हुआ, क्यों? इसमें सेल प्रोसीड नहीं है। पहला फॉर्मूला तो कामयाब नहीं हुआ। दूसरा फॉर्मूला देखें, दूसरा फॉर्मूला आपको सिखाया था, सेल प्रोसीड माइनस क्या, नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू क्या, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ लग जाएगा। दो चीजें आ गई। लॉस आ गया आपके पास कितने का, 3000 का। तो जवाब दो सर, आपके पास सेल प्रोसीड कितने की आ गई, 25,000 की। तो इवेंचुअली सर मैंने नेट बुक वैल्यू एक्स करके निकाल ली, तो मेरी नेट नहीं 28,000, 28,000 रिवर्स होगा तो प्लस होगा सर। तो इसका मतलब है मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 28,000। अब मेरा सवाल, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसके ऊपर 20% अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है सर कॉस्ट पे 20% अप्लाई करता तो नेट बुक वैल्यू नहीं आता। मैं कह रहा हूं कॉस्ट पे अगर 80% अप्लाई करूंगा तो नेट बुक वैल्यू आएगा। आ रही बात समझ में? अब नेट बुक वैल्यू 28,000 आ गई, तो जवाब ने 28,000 को 80% से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपका आंसर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस्ट इज 35,000। मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज किए बगैर बता रहा हूँ, 35,000। सर जरा अब मेरी बात का जवाब दीजिए, अगर 35,000 सही है तो 35,000 को जरा 20% से मल्टीप्लाई करो। 35 इंटू 20%, 7,000। तो 7,000 ही तो आंसर है। 35 में से 7 निकाल दीजिए, चेक कीजिए क्या बचा। ये रहा सामने 28,000। 7,000 डेप्रीसिएशन सही है। फिर जैसे ही आपने रिवर्स कैलकुलेट किया, फॉरन करके चेक भी किया फॉरवर्ड के, सही है या नहीं है। पहले साल का आंसर अगर 7 आएगा तभी तो 28 नेट बुक वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी। बात क्लियर है ये? अच्छा जी, यहाँ पे ना आपका मैं काम खत्म कर रहा हूँ। ये डेप्रीसिएशन अब आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वाले पूरे वीक में अभी आपका काम है भाई, मैं बीच बीच में आपको ना रिवीजन क्लास में उसामा भाई को बोलता रहूंगा कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 13 करा दें, 5 करा दें, 6 करा दें। वो काम है, वो करेगा। लेकिन यार उसने कोई ना आपका जिम्मेदारी नहीं ली एग्जाम दिलवाने की। वो करता रहेगा डेप्रीसिएशन सॉल्व। जब तक मैं सोल ट्रेडर सॉल्व करूंगा वो डेप्रीसिएशन सॉल्व करेगा। आपको और क्लासेस में मिल जाएंगी। रीइंफोर्समेंट डेप्रीसिएशन की करते हैं, आपको भी अंदाजा हो गया दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर कोर्स। समझ में आ रहा है ना? ये जरा चैलेंजिंग है, कोई बात नहीं। और उसामा भाई इसको 3-4 क्लासेस तक और ले जाएंगे आगे, यानी आपकी मंडे और वेंसडे वाली क्लास में ये और मजीद रिवाइज हो जाएगा पास पेपर्स। सर उसामा को बता देना सर, क्वेश्चन नंबर 3 और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 सर ने होमवर्क दिया हुआ है। 3 और 4 आपका होमवर्क है, वो नहीं कराएगा यार, वो बच्चों वाला सवाल है। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो उसामा भाई के साथ आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। वो आपको पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा देंगे, मगर आप मेहनत से करेंगे तो सॉल्व होगा, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास से आपका सोल ट्रेडर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो लाइक मूव ऑन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह सर, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।